नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल पे। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे, जो होगा क्या, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इससे पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, जरूर देखिए। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर में हमें जानना है पुष्पीय पादप क्या होते हैं। दूसरी बात, पुष्प का स्ट्रक्चर जाना जाएगा। पुष्प ही पौधों का जनन अंग होता है। पुष्प ही पौधों का जनन अंग होता है, यानी कि पुष्प पर नर और मादा जनन भाग उपस्थित होते हैं और नर भाग में नर युग्मक बनता है और मादा जनन भाग में मादा युग्मक बनता है। और नर युग्मक और मादा युग्मक का विकास कैसे होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। दूसरी बात कि लैंगिक जनन की बात होगी, लैंगिक जनन की, और इसमें बताया गया कि आसानी के लिए, सुविधा के लिए लैंगिक जनन को 3 घटनाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एक क्या, तो निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा क्या निषेचन, और तीसरा क्या निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं, इन्हीं 3 घटनाओं में आपका ये लैंगिक जनन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम इन 3 घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे कौन से होते हैं। वे पौधे जिनमें पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे ही बोला जाता है पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे। क्लास 11 में आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया गया है, जो है क्या, जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, जिसमें समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा गया है। जिसमें पहला जगत है मोनेरा। इसमें प्रोकैरियोटिक जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया। दूसरा जगत क्या है, तो जगत प्रोटिस्टा। इसमें यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन जीवों का अध्ययन होता है। तीसरा जगत क्या है, तो जगत कवक। इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, जो सड़ी गली वस्तुओं पर उग जाते हैं। सड़ी गली वस्तुओं से ही ये भोजन प्राप्त करते हैं। और उसके बाद से चौथा जगत क्या है, तो जगत पादप, यानी कि किंगडम प्लांटी। और इसमें सभी बहुकोशिकीय हरे पौधों का अध्ययन किया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद से 5वां जगत क्या है, तो 5वां जगत है जगत एनिमेलिया, यानी कि जंतु। इसमें समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि यूकैरियोटिक होते हैं और ये परपोषी होते हैं। तो इन्हीं 5 जगतों में पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। और इसी में का एक जगत है क्या, पादप जगत। ठीक है, कौन सा, तो जगत पादप। देखते चलना है, जगत पादप। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है प्लांटी। क्या चीज, तो किंगडम प्लांटी। ठीक है, अब ये जो पादप जगत है, इसमें सभी पौधों का अध्ययन किया जाता है। और आपका चैप्टर भी वही है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसका मतलब है कि पादपों के बारे में बात होगी। तो पौधों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, 5 डिवीजन में वर्गीकृत किया गया है। कितने डिवीजन है इसके, तो 5। कौन कौन सा, तो सबसे पहला जो डिवीजन है वह है क्या, थैलोफाइटा। समझते चलना है, थैलोफाइटा। उसके बाद से दूसरा क्या है, तो दूसरा है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। उसके बाद से जो तीसरा है वो क्या है, तो तीसरा है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद से चौथा डिवीजन क्या है, तो चौथा डिवीजन है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है क्या चीज, तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद से 5वां जो डिवीजन आता है वो क्या है, आवृत बीजी। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, आवृत बीजी। और इसी को बोला जाता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे पादप जगत को कुल 5 वर्गों में अध्ययन किया जाता है। अब ये जो थैलोफाइटा होते हैं, इसमें वास्तविक जड़, तना व पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। जड़, तना, पत्तियां इसमें नहीं पाई जाती, ये ऐसे पौधे होते हैं।
ठीक है, नहीं होती है। इसमें पुष्प भी नहीं लगता है, इसमें बीज भी नहीं लगता है। अब इसको पादप जगत में क्यों किया जाता है? क्योंकि इनमें क्षमता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की। उसके बाद से बात करते हैं ब्रायोफाइटा का। तो इसमें भी वास्तविक जड़ तथा पत्तियां नहीं होती हैं, लेकिन जड़ जैसी संरचना होती है इसमें, जिसे बोला जाता है मूलाभास। मूलाभास क्या चीज? तो मूलाभास, ठीक है। और इसमें भी पुष्प नहीं लगता है और इसमें भी बीज नहीं बनता है, और इसको बोला जाता है पादप जगत का एम्फीबिया, उभयचर। एम्फीबिया, पादप जगत का एम्फीबिया किस पौधों को बोला जाता है? ब्रायोफाइटा के पौधों को। उसके बाद से आता है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में वास्तविक जड़ें, तना व पत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन पुष्प नहीं लगता है, पुष्प नहीं लगता है और इसमें बीज भी नहीं बनता। ठीक है, पुष्प नहीं लगता है और इसमें बीज भी नहीं बनता है। बात करते हैं अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म की। तो इसमें भी जड़, तना, पत्तियां पाई जाती हैं, तना पत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें भी पुष्प का विकास नहीं होता है। ऐसे पौधों में भी पुष्प नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है बीज बनता है, लेकिन बीज के बाहर जो आवरण होता है जिसे बोला जाता है बीजावरण, वह नहीं पाया जाता है, इसलिए ऐसे बीज को नग्न बीज बोला जाता है। ठीक है, तो नग्न बीजी पौधे का अध्ययन जो है अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म में किया जाता है। जो अगला डिवीजन आता है उसका नाम है क्या? आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं इसमें जड़ें, तना एवं पत्तियां पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या कि इसमें पुष्प भी लगता है, ठीक है, और इसमें बीज भी बनता है, और बीज क्या होता है? आवरण युक्त होता है, आवरण युक्त होता है। इसका मतलब बोला जाए तो पूर्ण रूप से विकसित पौधा आवृत बीजी ही है, यानी कि एंजियोस्पर्म ही है। क्या है? आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म ही पौधे होते हैं जिसमें पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता होती है, पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो आवृत बीजी पौधों में ही पुष्प लगता है, बाकी इन सभी पौधों में पुष्प नहीं लगता है। तो यहाँ पे बात समझ में आ चुका है कि पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे कौन से होते हैं? तो पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। क्या चीज? तो एंजियोस्पर्म। अब हम जानेंगे क्या? पुष्प की संरचना। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि इन्हीं पौधों में, आवृत बीज यानी कि एंजियोस्पर्म के पौधों में ही पुष्प लगते हैं। तब हम जानेंगे पुष्प की संरचना, और बातों को यहाँ से ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो चैप्टर है वह स्टार्ट होता है। ये जो चीज़ें हैं क्लास 11 की चीज़ें थोड़ा सा हमने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे क्या? पुष्प की संरचना। देखते चलना है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, तो कहने का मतलब है कि आवृत बीजी के पौधों में ही पुष्प लगता है, और वे पौधे जिसमें पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता होती हैं उसी को पुष्पी पादप बोला जाता है। और पुष्प ही पौधों का जनन अंग होता है। वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। कैसे? तो वो चीज सब बताया जाएगा यहाँ पे। तो पुष्प पौधों का जनन अंग होता है, ठीक है। और पुष्प में मेनली 4 पार्ट होते हैं। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है बाह्य दलपुंज, ठीक है। पुष्प के 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। कौन कौन सा? तो पहला है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज।
इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स। दूसरा क्या है, दलपुंज, दलपुंज, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोरोला। क्या चीज, तो कोरोला। उसके बाद से तीसरा जो पुष्प का भाग है उसे बोला जाता है पुमंग, पुमंग। इंग्लिश में बोला जाता है एंड्रोसियम। क्या चीज, तो एंड्रोसियम। और उसके बाद से जो चौथा भाग है क्या, वो है जायांग, जायांग। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है गाइनोसियम, गाइनोसियम, ठीक है। तो पुष्प के ये मेनली 4 पार्ट होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और वही चीज जो है हम यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखते चलना है। यहाँ पे देखते चलना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुष्प का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पुष्प का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद से देखते रहना है यहाँ पे। ये है एक पुष्प की संरचना, ठीक है। ये है पुष्प की संरचना, ठीक है। ध्यान से देख रहा है। यहाँ पे हमने एक यहाँ पे पुष्प बनाया और पुष्प के 4 पार्ट होते हैं, ये चीज जो है याद रखनी है। तो देखा जाए यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे हमने नीले कलर का बनाया, ये हरा होता है और इसी को नाम दिया जाता है बाह्य दल, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे इसे सेपल, ठीक है, बाह्य दल। अब एक पुष्प में ये वाली जो सबसे नीचे वाली संरचना है, ये बाह्य दल है। जैसे कि आप लोगों ने गुलाब का फूल देखा होगा, तो जब गुलाब का पुष्प खिला नहीं रहता है तो वह एक संरचना में बंद रहता है, ठीक है। उसको जो है पुष्प की कली बोला जाता है और एक संरचना में बंद होता है, वही है बाह्य दल। जब पुष्प खुल जाता है, खिल जाता है, तो ये क्या है, ये जो बाह्य दल है फैल जाते हैं, ठीक है। बाह्य दल है फैल जाते हैं। अब इस बाह्य दल की संख्या एक पुष्प में एक ही नहीं होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, इस तरह से इसकी संख्या होती है। और इसीलिए इसकी संख्या को बोला जाता है बाह्य दलपुंज। क्या, बाह्य दलपुंज, मतलब कि इसकी जो इकाई होती है, एक की संख्या को जो है बाह्य दल बोलते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दल, यानी कि सेपल बोला जाता है। और जब इसकी संख्या होती है बहुत सारी, तो उससे बोला जाएगा बाह्य दल पुंज। उसके बाद से ये जो रंगीन पार्ट दिखाई देता है, ये जो रंगीन पार्ट दिखाई देता है, जिसको कि हमने रेड कलर से यहाँ पे दिखाया है, और इसे बोला जाता है दल। ये है क्या, तो ये है दल। और इंग्लिश में बोला जाता है इसे पीटल्स, इसे बोला जाता है क्या चीज, तो पीटल्स। इसकी भी संख्या एक पुष्प में एक ही नहीं होता है, एक पुष्प में इसकी संख्या एक से अधिक होती है, 2, 4, 6, 8, इस तरह से इसकी संख्या होती है। और ये रंगीन होते हैं। इसका कार्य भी आगे बताया जाएगा क्यों ये रंगीन होता है। तो ये जीवों को आकर्षित करने के लिए ये जो है रंगीन होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, इस कलर के ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो पीटल्स, इसकी संख्या बहुत सारी है, एक को दल बोला जाता है। और बहुत अधिक संख्या में जब ये होते हैं, 2, 4, 6, 8 इसकी संख्या में होते हैं, तो इसे बोला जाता है दलपुंज। मतलब कि दलपुंज की इकाई क्या है, पीटल्स है, यानी कि दल है। क्या है, दलपुंज की इकाई क्या है, तो दल है। अब आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पे आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना, ठीक है, ये संरचना, इसको बोला जाता है पुंकेसर। पुंकेसर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टामेन। स्टामेन, ठीक है, ये क्या है? पुंकेसर है। और पुंकेसर भी अकेले नहीं होता है, इसकी भी बहुत अधिक संख्या होती है, और जब ये समूह में होता है तो इसे बोला जाता है पुमंग। मतलब कि पुमंग की जो इकाई होती हैं, एक की संरचना होती है, उसे बोला जाता है पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। चीज़ों को समझते चलना है। यहाँ पे पुंकेसर को इंग्लिश में बोला जाता है स्टामेन। उसके बाद से ये जो यहाँ पे संरचना दिख रही है, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की, इस चीज को हम इस साइड में दिखाते हैं। देखना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है, इसे बोला जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर इंग्लिश में बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल। और एक जब इस तरह की संरचना होगी ना, तो इसे बोला जाएगा स्त्री केसर, और इसके समूह को बोला जाता है जयांग। यानी कि इसी की जो इकाई होती है, इकाई, जयांग की इकाई को बोला जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर। बातें समझ में आया यहाँ पे? तो कहने का मतलब है कि पुष्प के मेनली 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पुष्प के मेनली 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। अब एक क्या है? तो बाह्य दल पुंज, इसकी इकाई है बाह्य दल। सबसे बाहर ये जो संरचना दिखती है, यही बाह्य दल पुंज है। उसके बाद से दूसरा क्या है? दल पुंज, इंग्लिश में बोला जाता है कोरोला, और इसकी इकाई दल है। ये जो रंगीन संरचना दिखती है पुष्प में, वो क्या है? तो दल है। उसके बाद से ये पुमंग है, और पुमंग की इकाई पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर, यानी कि स्टामेन। और उसके बाद से जायांग, चौथा पार्ट, इसे बोला जाता है स्त्री केसर। ये वाला जो इसकी इकाई जो है स्त्री केसर है, इकाई क्या है? स्त्री केसर है। स्त्री केसर। बातों को यहाँ पे समझते चलना है। तो पुष्प के मेनली 4 भाग होते हैं। किसी भी पुष्प में यही 4 मुख्य पार्ट है। कौन कौन सा? तो बाह्य दलपुंज यानी कि कैलेक्स, दलपुंज यानी कि कोरोला, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, और जयांग यानी कि गाइनोसियम। बाह्य दलपुंज की इकाई बाह्य दल, ठीक है। जब ये बहुत अधिक संख्या में बाह्य दल होते हैं तो उसको बाह्य दल पुंज बोला जाता है। ये वाला है बाह्य दल पुंज। और उसके बाद से दल पुंज, इसकी इकाई दल है। जब ये बहुत अधिक संख्या में दल होता है तो उसे बोला जाता है दल पुंज। पुष्प का जो रंगीन पार्ट होता है वो क्या है? दल पुंज है। उसके बाद से पुमंग, इसकी इकाई क्या है? पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर है। इसे बोला जाता है इंग्लिश में एंड्रोसियम। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? पुंकेसर है। और उसके बाद से ये जो फूली हुई संरचना यहाँ पे दिख रही है ऊपर से नीचे तक, इसे बोला जाता है जायांग, और इसकी इकाई है स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर, इंग्लिश में बोला जाएगा कार्पेल। बातों को समझना है यहाँ पे। अब हम ये जानेंगे क्या, ये पुंकेसर होता क्या है? तो पुष्प का नर भाग, समझते चलना है। पुष्प का नर भाग क्या है? पुंकेसर है। स्त्री केसर क्या है? तो पुष्प का मादा भाग है। मादा भाग, ठीक है। नर भाग और मादा भाग मिल गया यहाँ पे हमें, नर भाग और मादा भाग मिल गया। आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं इस पुष्प में। तो सबसे पहले पुंकेसर की हम बात करेंगे। क्या चीज? तो पुंकेसर की। तो यहाँ पे पुंकेसर जो ये है वह 3 भागों में बटा होता है। ये वाला एक पार्ट है, उसके बाद से एक पार्ट ये है, और उसके बाद से एक पार्ट ये है, ठीक है। 3 भागों में जो पुंकेसर है वो क्या होता है? बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। तीनों भागों के बारे में हमने यहाँ पे दिखा दिया। तीनों भागों के बारे में दिखा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है क्या, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है परागकोश। परागकोश, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंथर, और इसको बोला जाता है योजी। क्या चीज? तो योजी, कनेक्टिव। और ये वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है पुतंतु। क्या चीज? तो पुतंतु, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है इसे फिलामेंट। इसे बोला जाता है पुतंतु
यानी कि फिलामेंट। फिलामेंट। तो यहाँ पे पुंकेसर के हमने तीनों पार्ट को दिखाया। परागकोश यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंथर, इसी के अंदर इस तरह से दाने जैसे कण होते हैं छोटे छोटे, और इन्हीं कणों को, ये जो दाने जैसे कण है ना, इन्हीं कणों को नाम दिया जाता है पराग कण, पोलन ग्रेन। इसी को बोला जाता है पराग कण। जब ये विकसित होता है तो स्फुटित हो जाता है और ये पराग कण बाहर आ जाते हैं। इतनी बातें आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं और स्त्री केसर के पार्ट देख लेते हैं। तो इसका भी 3 पार्ट है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला। ठीक है, तो सबसे ऊपरी वाले पार्ट को बोला जाता है वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इसे इंग्लिश में बोला जाएगा स्टिग्मा। स्टिग्मा। उसके बाद से ये वाला क्या है? वर्तिका। वर्तिका इंग्लिश में बोला जाता है स्टाइल। स्टाइल यानी कि वर्तिका। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्त्रीकेसर के भी 3 पार्ट हैं। एक है वर्तिकाग्र, ऊपर वाली जो ये संरचना दिख रही है ये क्या है? वर्तिकाग्र है, इसको स्टिग्मा बोला जाता है। ये वाली संरचना है क्या है? स्टाइल है और इसको वर्तिका कहते हैं। और ये वाली जो फूली हुई संरचना दिख रही है इस स्त्रीकेसर का, तो इसे बोला जाता है अंडाशय। अंडाशय, और इंग्लिश में बोला जाता है ओवरी। क्या चीज? तो ओवरी। तो यहाँ पे एक पुष्प का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया और इसके बारे में हमने वर्णन किया। तो यहाँ पे नर भाग के बारे में जानकारी मिली और मादा भाग के बारे में जानकारी मिली। जब स्त्रीकेसर की संख्या 1 से अधिक हो तो इसी को बोला जाता है जायांग। इसी को कहते हैं क्या चीज? जायांग। जब पुंकेसर की संख्या 1 से अधिक होती है तो इसी को बोला जाता है पुमंग। क्या चीज? तो पुमंग। आगे बढ़ते हैं। अंडाशय में इस तरह से बहुत अधिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इस तरह की बहुत अधिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अंडाशय में ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं और इसमें से प्रत्येक को बीजांड बोला जाता है। क्या है ये? तो बीजांड है। ठीक है, ये क्या है? तो बीजांड है। क्या है? बीजांड है। और इसी बीजांड में एक कोशिका पाई जाती है जिसे बोला जाता है अंड कोशिका। दिखाया जाएगा वो है क्या? अंड कोशिका। और अंड कोशिका क्या है? मादा युग्मक है। क्या है? मादा युग्मक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया मादा युग्मक कहाँ पे है। अब यहाँ पे परागकोश है। परागकोश में ये दाने जैसे कण पाए जाते हैं जिससे परागकण होता है और इसी परागकण में पाया जाता है क्या? नर युग्मक। क्या चीज? तो नर युग्मक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? परागकण नर युग्मक है और ये जो अंड कोशिका है वह क्या है? मादा युग्मक है। इतनी बातें समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो पुष्प के 4 मेन पार्ट है, पहला क्या? बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा जायांग और चौथा पुमंग। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है सहायक चक्र यानी कि एसेसरी होल्स, और दूसरे को बोला जाता है आवश्यक चक्र यानी कि उसे कहेंगे क्या चीज? तो नेसेसरी होल्स। क्या ये चीजें कहाँ पे दिखाया जाए? तो इसको जो है हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो देखते रहना है। यहाँ पे 2 चक्र होते हैं। एक को बोला जाता है सहायक चक्र। सहायक चक्र इंग्लिश में बोला जाता है एसेसरी होल्स। और उसके बाद से दूसरा है क्या? तो आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेसेसरी होल्स। ठीक है, तो ये वाला जो 2 पुष्प के चक्र है ना, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इसे बोला जाता है सहायक चक्र। और ये जो पुमंग और जायांग है ना,
इसे बोला जाता है आवश्यक चक्र। तो कहने का मतलब है कि इस पुष्प के 4 भागों में 2 जो है सहायक चक्र हैं। कौन कौन? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। क्यों सहायक चक्र है? क्योंकि ये जनन में भाग नहीं लेते हैं, ये जनन में भाग नहीं लेते हैं, जनन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है? सहायक चक्र है। और जनन में भाग कौन लेगा? जिसमें नर और मादा युग्मक बनेगा। तो नर युग्मक पुमंग में बनता है और मादा युग्मक जयांग में, यानी कि पुमंग नर भाग है पुष्प का और जयांग पुष्प का मादा भाग है। और लैंगिक जनन इसी में कंप्लीट होती हैं। और ये क्या है? तो ये जनन में भाग लेने वाले हैं, जनन में भाग लेते हैं। क्या? जनन में भाग लेते हैं, इसलिए क्या है? आवश्यक चक्र है। बातें समझ में आ चुकी हैं? सहायक चक्र क्या होता है और आवश्यक चक्र क्या होता है? तो सहायक चक्र बाह्य दलपुंज व दलपुंज होते हैं जो कि जनन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन पुमंग और जयंग आवश्यक चक्र है पुष्प का, जिसे कि नेसेसरी होल्स बोला जाता है। और ये जो है जनन में भाग लेते हैं, जनन में भाग लेते हैं। यहीं पे कुछ चीजें और हम जानेंगे, ये जो परागकण है स्वयं या किसी न किसी माध्यम के द्वारा, जैसे कि वायु हो या जल हो या कोई जंतु हो, उसके द्वारा पहुंचता है कहाँ पे? तो इस वर्तिकाग्र पे। ठीक है, तो परागकण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण बोला जाता है। आगे विस्तार से परागण के बारे में हम बताएंगे। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। अब यहाँ पे जो अंदर ये बीजांड है ना, किसी एक बीजांड की संरचना हम दिखा रहे हैं, सभी को तो नहीं दिखा पाएंगे, एक बीजांड की संरचना को हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखते रहना है यहाँ पे एक बीजांड की संरचना। ठीक है, ये जो है यहाँ पे एक बीजांड की संरचना है। इसके ऊपर वाले भाग में 3 कोशिका होती हैं, सभी में एक एक केंद्रक। नीचे वाले भाग में 3 कोशिका होती हैं, सभी में एक एक केंद्रक। और बीच में एक कोशिका होती है जिसमें कि 2 केंद्रक होता है। ठीक है, कितने केंद्रक होता है? 2 केंद्रक। ऊपर वाली कोशिका को प्रतिमुख कोशिका बोला जाता है, प्रतिमुख कोशिका। नीचे वाली जो 3 कोशिका है जिसमें से 2 को सहायक कोशिका कहते हैं, 2 साइड वाली है, कौन सी है? तो सहायक कोशिका है। और एक जो ये बीच वाली है इसे बोला जाता है कौन सा? अंड कोशिका। देखो यहाँ पे लिख ही दिए हैं, ये जो बीच वाली कोशिका है क्या है? अंड कोशिका। और यही क्या है? मादा युग्मक है। अब परागण की क्रिया के द्वारा ये जो परागकण यहाँ पे आता है वर्तिकाग्र पर, तो यहाँ पे अंकुरित होता है और इसमें से एक नली बनाना शुरू करता है। ठीक है, इस नली को बोला जाता है पराग नली। ठीक है, पराग नली। अब ये जो परागकण है आ जाता है पराग नली में और 2 भागों में बट जाता है। अब इन्हीं को बोला जाता है नर युग्मक। नर युग्मक। परागकण 2 भागों में बट जाता है। अब ये पराग नली विकसित होती हैं और आगे की ओर बढ़ती हैं। और ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोला जाता है बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। आगे इसी को हम इधर दिखा देते हैं। ये वाली एरिया क्या है? बीजांड द्वार है। अब क्या होता है कि ये जो पराग नली है, पराग नली, ये बीजांड द्वार के द्वारा किसमें? तो इस बीजांड में प्रवेश करते हैं। बीजांड के अंदर वाले भाग को बोला जाता है भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष। समझते रहना है यहाँ पे। इसके अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे? भ्रूणपोष बोला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अंदर पहुँच गया क्या चीज़? तो ये नर युग्मक। यहाँ पे क्या आ गए? तो ये नर युग्मक अंदर पहुँच आए।
ठीक है। अब एक नर युग्मक इस कोशिका से, जिसे द्वितीयक केंद्रक बोला जाता है, ये क्या है तो द्वितीयक केंद्रक, आगे विस्तार से बताएंगे आप लोगों को, यहाँ पे देखते रहना, इसे बोला जाता है द्वितीयक केंद्रक और इससे जुड़ जाता है। अब एक नर युग्मक है और ये इसका मादा पार्ट जुड़ता है तो निषेचन की क्रिया होगी। तो निषेचन की क्रिया एक बार ये हो गया। और एक नर युग्मक ये है जो कि अंड कोशिका से जुड़ जाता है, किससे, अंड कोशिका से, और यहाँ पे अंड कोशिका क्या है, मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है जिस क्रिया को निषेचन बोला जाता है और यहाँ पे बन जाता है क्या चीज, युग्मनज। ठीक है ना, क्या बनता है, युग्मनज, यानी कि जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अब इसका विकास होगा और विकास होने के फलस्वरूप क्या होगा, तो बीज और फल की रचना होगी। तो जो ये अंडाशय है ये क्या है, निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और ये जो बीजांड है वह किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में। ये सारी चीजें बताया जाएगा आगे। यहाँ पर हमने इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके विस्तार से वर्णन किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने पुष्प की संरचना को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, पुष्प की संरचना को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तब यहाँ पे पुष्प की संरचना के बारे में हमने विस्तार से बताया। अब यहाँ पे तीन बातें जानना है। एक क्या, बीजाणुद्भिद अवस्था क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पोरोफाइट। और दूसरा क्या, युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गेमिटोफाइट। और तीसरा जो चीज जानना है वो क्या है, पीढ़ी एकांतरण, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या करना है कि आपको हेडिंग बनाना है, क्या चीज, तो पुष्प की संरचना, और इसमें लिखना है पादप जाति में आवृत बीजी पौधे विशिष्ट होते हैं। इन पौधों पर पुष्प लगते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित युग्मकोद्भिद यानी कि गेमिटोफाइट अवस्था मिलती है। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, यानी कि बीजाणुद्भिद के बाद युग्मकोद्भिद और युग्मकोद्भिद के बाद बीजाणुद्भिद, ये प्रवस्था आती रहती हैं। फिर आगे से लिखना है इसे ही पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अभी हम बताएंगे इसके बारे में, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। आगे बीजाणुद्भिद एक द्विगुणित अवस्था होती है, यानी कि जो बीजाणुद्भिद है स्पोरोफाइट अवस्था है वो क्या है, तो द्विगुणित यानी कि 2n वाली होती है। और युग्मकोद्भिद एक अगुणित अवस्था यानी कि n वाली। ठीक है ना, तो ये भी बताया जाएगा कि द्विगुणित और अगुणित क्या होता है। पहले हमने चैप्टर 1 में इसके बारे में वर्णन किया। फिर आगे से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। प्रोफेसर गोथे के अनुसार पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिनका कार्य प्रजनन होता है, यानी कि पुष्प का ही कार्य प्रजनन है। भले ही बताए क्या, पुष्प ही पौधों का जनन अंग है, यानी कि प्रजनन का कार्य पुष्प का ही होता है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं। 4 चक्र, जिसमें पहला हेडिंग डालना है बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स, बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स। और इसमें लिखना है यह प्रथम चक्र है जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। दूसरा हेडिंग बनाना है दलपुंज, दलपुंज यानी कि कोरोला। और इसमें लिखना है यह दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। इसके 4 चक्र होते हैं, जिसमें पहला हो गया बाह्य दलपुंज, दूसरा हो गया दलपुंज। तीसरा हेडिंग बनाना है पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। और इसमें लिखना है यह तीसरा चक्र है, यह नर जनन अंग है। प्रत्येक पुमंग को पुंकेसर कहा जाता है, यानी कि एक पुमंग को क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। यही चीज हमने बताया। उसके बाद है जायांग, चौथा जो हो जाएगा जायांग यानी कि गाइनोसियम। और इसको लिखना है यह चौथा चक्र है, यह मादा जनन अंग है। इस चक्र में
एक या एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर होते हैं। एक बात और याद रखनी है, इसी स्त्री केसर को अंडप भी बोला जाता है, ठीक है, कार्पेल, अंडप भी बोला जाता है, कार्पेल, ठीक है। तो समझते रहना है यहाँ पे। तो स्त्री केसर या अंडप एक ही चीज है, अंडप भी आ जाए या स्त्री केसर भी आ जाए तो यहाँ से विचलित नहीं होना है। आपको जानना है क्या कि वो मादा जनन भाग ही होगा पुष्प का। अब नीचे से पैराग्राफ चेंज करके नोट करके लिखना है क्या, तो बाह्य दलपुंज व दलपुंज को सहायक चक्र यानी कि एसेसरी होल्स कहते हैं, क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। फिर आगे से लिखना है पुमंग और जायांग को पुष्प का आवश्यक चक्र यानी कि नेसेसरी होल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनन में भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। कौन? जायांग और पुमंग। बातें समझ में आ चुकी होगी। अब हम जानेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में हेडिंग बना लेना है लैंगिक जनन, ये भी हमने यहाँ पे बता ही दिया है, तो इसको भी लिख लेना है और इसी के बारे में हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो पहले लिखवा देते हैं और उसके बाद से स्ट्रक्चर बना करके बताएंगे। तो लिख लेना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें लिखना है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पुंकेसर एवं मादा जननांग के रूप में जायांग पाया जाता है। पुंकेसर एवं जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्रमशः परागकणों एवं महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मकोद्भिद एवं महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। फिर आगे से लिखना है नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट बनता है तथा मादा युग्मकोद्भिद से अंड कोशिका यानी कि एग सेल बनता है। नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयुग्मन से युग्मनज यानी कि जैगोट बनता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं, जिसके अंकुरण से नए बीजाणुद्भिद का विकास होता है। मतलब कि बीज अंकुरण होगा तो नए पौधे का विकास होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो है आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद से अब हम जानेंगे क्या बीजाणुद्भिद अवस्था क्या होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है और पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। क्या चीज़? तो पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। तब हम यहाँ पे वीडियो को करेंगे पॉज और उसके बाद से हम सारी चीज़ों को बोर्ड पे नोट करेंगे और उसके बाद से आपको एक एक चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। हाँ, तो अब हम जानेंगे क्या तीन चीज़ें। क्या चीज़? तो एक बीजाणुद्भिद अवस्था यानी कि स्पोरोफाइट, दूसरा क्या युग्मकोद्भिद अवस्था यानी कि गेमेटोफाइट और तीसरा क्या पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे इसी चीज़ को समझाने के लिए हमने ये चीज़ें बना लिया है और आपको बोर्ड पे देना है ध्यान, आपको बोर्ड पे देना है ध्यान। देखना है यहाँ पे ये वाला जो है एक पौधा है, कौन सा? आवृतबीजी पौधा। और आवृतबीजी पौधा ही क्या होता है? आवृतबीजी पौधा ही होता है आपका क्या चीज? पुष्प उत्पन्न करने वाला पौधा। तो क्या है? ये पुष्प उत्पन्न करेगा। ये क्या है? ये पुष्प है और पुष्प की स्थिति को यहाँ पे दिखाया गया पूरा। अभी हमने पुष्प के बारे में बताया था, ये जो है छोटा सा पुष्प है। अब इस पुष्प में दोनों भाग उपस्थित है, क्या? नर भाग और मादा भाग, ठीक है। तो ये वाला जो है नर भाग है जिसे बोला जाता है पुमंग और ये वाला जो है मादा भाग है जिसे बोला जाता है जायांग। तो यहाँ पे जो रेड कलर से दिखाया गया है ना, यहाँ पे जो रेड कलर से, ये क्या है? तो ये पुमंग का एक पार्ट है जिसे बोला जाता है परागकोश। क्या चीज? तो परागकोश। परागकोश में बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोला जाता है लघु बीजाणु मातृकोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसमें होते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसमें होता है क्या चीज? तो अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में यदि कोई कोशिका 2n वाली है यानी कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नई जो कोशिका बनेगी उसमें आधे ही गुणसूत्र रह जाएंगे। तो ये होता है आपका लघु बीजाणु द्विगुणित होता है। कैसा होता है?
2n वाला होता है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा, एक लघु बीजाणु का निर्माण होगा जिसे बोला जाता है माइक्रोस्पोर, और ये होता है अगुणित। अगुणित यानी कि एन वाली जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, अगुणित होती है। एन वाली संरचना होती है क्या चीज, तो अगुणित होती है। आगे बढ़ते हैं। अब लघु बीजाणु में होगा समसूत्री विभाजन और लघु बीजाणु में होगा समसूत्री विभाजन। तो जैसा इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या वैसा ही नया कोशिका बनेगा, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि अगुणित परागकण बनते हैं। परागकण क्या होते हैं बताया जाएगा, बताया भी गया थोड़ा बहुत। तो देखना है यहाँ पे अगुणित परागण बनते हैं, और यही क्या है, नर युग्मक है जो कि अगुणित होता है, अगुणित यानी कि एन में। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो परागकण है कहाँ से, परागकोश से निकल करके, यही है ना परागकोश, परागकोश से निकल करके आता है वर्तिकाग्र पर। ये वाला जो एरिया है क्या है, वर्तिकाग्र है, और इसी क्रिया को बोला जाता है परागण। उसके बाद से अंकुरित होता है और परागनली बनाता है, परागनली बनाता है, और परागनली में क्या होता है कि यह दो भागों में बट जाता है, और इसे ही बोला जाता है नर युग्मक। देखिए यहाँ पे नर युग्मक है, ये वाला क्या है, नर युग्मक है। ठीक है, नर युग्मक को तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब मादा युग्मक के बारे में बात होगी। तो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या है, बीजांड है। क्या है, बीजांड है। और बीजांड में एक कोशिका होती है जिसे बोला जाता है दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका। सारा चीज जो है आपको आगे चल करके विस्तार से पढ़ाया जाएगा, अभी यहाँ पे सभी को देखते चलना है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस बीजांड में जो दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये वाली जो मातृ कोशिका है ना, ये वाली जो मातृ कोशिका है ये भी होती है द्विगुणित। क्या चीज होती है, तो द्विगुणित होती है। ठीक है, ये भी होती है द्विगुणित, ध्यान देना है यहाँ पे, ये भी होती है द्विगुणित। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन और अगुणित दीर्घ बीजाणु का निर्माण होते हैं। अगुणित दीर्घ बीजाणु का निर्माण यानी कि मेगा स्पोर का निर्माण होता है। आगे चल करके ये अगुणित जो मादा युग्मक है, अगुणित मादा युग्मक बनता है, और अगुणित मादा युग्मक जो है कहाँ रहता है, जो मादा युग्मक है रहता है भ्रूणपोष के अंदर, और यहाँ से आता है नर युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक और नर युग्मक ये सभी अगुणित ही होते हैं। आगे चल करके दोनों जुड़ते हैं और यानी कि संलयित होते हैं। क्या होते हैं, संलयित होते हैं, तो 2n का निर्माण करते हैं, यानी कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं 2n वाला। अब ये आगे विकसित होकर के भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूण, और भ्रूण से बीज बनता है, और बीज अंकुरित होता है, बीज का अंकुरण होता है, और अंकुरण होकर के फिर से एक विकसित पौधा बना लेता है, एक विकसित पौधा बना लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये चीज़ हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ये थोड़ा सा गलत बन चुका है। देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं ये वाली जो पार्ट है, ठीक है, जो हमने ये घेर दिया, इस पार्ट में ऊपर वाली जो अवस्था है वो 2n वाली अवस्था है। कौन, 2n वाली अवस्था है, और इसी अवस्था को बोला जाएगा बीजाणुभिद, बीजाणुद्भिद। और उसके बाद से ये बड़ी अवस्था होती है, और उसके बाद से ये जो नीचे वाली अवस्था है जो आ रही है ये युग्मकोद्भिद अवस्था यानी कि n वाली अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख गया बीजाणुभिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था। तो बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद आती है युग्मकोद्भिद अवस्था, और फिर से बीजाणुद्भिद अवस्था, उसके बाद से फिर युग्मकोद्भिद अवस्था। ये अवस्था आती रहती है, ये अवस्था आती रहती है। इसे ही बोला जाता है पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसे ही बोलेंगे क्या चीज, तो पीढ़ी एकांतरण। एकांतरण इंग्लिश में कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बातें यहाँ तक समझ में आ चुकी हैं, यही चीज़ हमने नोट भी करवाया है, और आप लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ लिया है। और यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कितना समझ में आया। और उसके बाद से इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और बहुत ही जल्द इसका दूसरा पार्ट भी हम प्रोवाइड कराएंगे।
तो आप लोगों को चैनल से जुड़े रहना है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।